मन का बोझ, पश्चाताप। मैं गांव से आई एएस की कोचिंग के लिए शहर आया था। जिस जगह पर मैंने कमरा किराए पर लिया था वह खस्ता हाल कोठी थी। उसमें बस यही एक फायदा था कि किराया बहुत कम था। मेरे सामने वाले कमरे में एक लड़की रहती थी। वह मकान मालकिन थी, जिसको औरत कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। सब उसे रजनी के नाम से पुकारते थे। घुंघराले बालों और लंबे कद वाली रजनी के चेहरे पर कशिश के साथ एक अजीब कश्मकश भी होती थी। उसका दरवाजा मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने था। कभी कभी सीढ़ियों पर उससे सामना हो जाता था तो उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती, पर न जाने क्यों उसकी आंखों में उदासी और वीरानी होती। फिर भी वह मुझसे पूछती, कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके लिए मेरे दिल में बसी सहानुभूति में और इजाफा हो जाता। एक दिन मैं बेड पर लेटा कमरे की छत को घूर रहा था और कक्षा में गैरहाजिर होने का बहाना ढूंढने में व्यस्त था, जब दरवाजा खुला। उसने कहा, क्या आप व्यस्त हैं? मैंने कहा, जी नहीं, फुर्सत में हूँ। क्या बात है? मैं उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर मुझे परेशानी दिखाई दे रही थी। वह शब्दों को तोलते हुए कहने लगी, मैं एक निवेदन लेकर आई हूँ। मैं बेड पर बैठे उसे देखता रहा। रजनी वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े कहने लगी, मैं एक खत लिखवाना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि एक पत्र लिखवाना चाहती हूँ, बस यही बात है। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही नर्म, डरी हुई और गुजारिश करती हुई लगी। मैं बिना कुछ कहे उठकर लिखने वाली मेज के पास रखी कुर्सी पर जा बैठा। मैंने कहा, बैठो और लिखवाओ। वह चुपचाप चलते हुए दूसरी कुर्सी पर सावधानी से बैठी। उसके बाद उसने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे कोई बच्चा गलती करने के पश्चात शर्मिंदगी से देखता है। मैंने कहा, किसके नाम लिखवाना है? रजनी के नाम, उसने कहा। मैं चौंक गया जब उसने उसी कोठी का पता लिखवाया जिसमें वह रहती थी। जी कहिए, क्या लिखवाना है? मेरी प्यारी रजनी, उसने कहना शुरू किया, मेरी जान तुम में अटकी हुई है। तुमने कभी मुझे कोई स्नेह भरा संदेश नहीं भेजा। जिस दिन तुमने मुझसे कहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ माधव, उस दिन से मेरे ऊपर तुम्हारे प्यार का खुमार सवार हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक शहर में रहने वाली मॉडर्न लड़की किसी गरीब गांव वाले से प्यार करती है। फक्त तुम्हारा माधव। माधव सुनकर मैं हैरान हो गया। माधव मेरा बड़ा भाई था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अपनी सहपाठिन किसी अमीर लड़की से प्यार करने लगा था। फिर एक दिन उस लड़की के व्यवहार ने उसका दिल दुखाया जिससे उसने आत्महत्या कर ली थी। कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिससे मेरा भाई प्यार करता था? मैंने सुन रखा था, इस तरह का पत्र तो लड़कियां अपने दिल की तसल्ली के लिए लिखवाती हैं, जब उनका प्रेमी उन्हें छोड़कर चला जाता है या आत्महत्या कर लेता है। फिर भी मैंने संयम नहीं खोया, उसे पत्र लिखकर दे दिया। इस वाक्य के बाद मुझे उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो खत लिखकर तुमने मुझ पर एहसान किया है। अगर तुम्हें कभी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट। नहीं नहीं, मैंने कहा, बहुत बहुत मेहरबानी। उसने फिर कहा, अगर किसी कमीज का बटन लगवाना हो या सिलाई वगैरह करवाना हो। मैंने कहा, ऐसा होगा तो जरूर कहूँगा। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। उसका चेहरा खिल गया। हकीकत ये थी कि मैं बहुत बेजार था। यहाँ मुझे भाई की याद आती थी। अपना कमरा बदलने को तैयार था, पर दिक्कत ये थी कि दूसरा कोई कमरा खाली नहीं था। दूसरी बात ये थी कि मेरे कमरे की खिड़की से बाहर का जो हसीन नज़ारा दूर दूर तक दिखाई देता, वह सुविधा हर कमरे में न थी। इस कश्मकश का कोई हल निकले, यही सोच विचार कर रहा था, उसी वक्त दरवाजा खुला और कोई अंदर चला आया। भैया, तुम्हें कोई व्यस्तता तो नहीं है? मैंने मुड़कर रजनी को देखा। उसके अंदाज में वही नरमी और गुजारिश थी। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्या काम है? मैं चाहती हूँ कि तुम एक और खत लिख कर दो। जी, रजनी के नाम। तुमने मुझे भैया कहा। मुझे लगता है मेरी बहन से कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे अपराध बोध जीवन जीने को मजबूर कर दिया है। भाई से बेझिझक कह डालो
तुम्हारा भाई समस्या का समाधान अवश्य निकाल लेगा। उसने मेरी ओर आशा भरी नजरों से देखा, फिर मुझे एक डायरी पढ़ने को दी जिसमें लिखा था। वह इतनी गंभीर प्रवृत्ति का था कि किसी भी बात को सरलता से नहीं ले पाता था। उसकी माने तो जीवन में हंसने का मतलब समय खराब करना होता है, जो सरासर गलत है। उसने अपने ही दम पर गांव की पाठशाला से यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया था। उसकी मंजिल आकाश पर विचरण करने की थी। इस सफर में उसकी साइकिल ही उसकी संगिनी थी, जो पौ फटते ही उसे गांव से लेकर निकल पड़ती थी और समय से यूनिवर्सिटी पहुंचा देती थी। वह कक्षा में जिस बेंच पर बैठता था, उस पर पहले से बैठी लड़कियां बोरिंग है कहती हुई खिसक जाती थी। उसे कम ही लोग माधव नाम से जानते थे। उसका किताबी कीड़ा नाम ही प्रचलित था। मैं उसकी सहपाठिन थी, परंतु उससे विपरीत विचारों की थी। मैं किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। मेरे दिमाग में रोमांच का कीड़ा कुलबुलाता रहता था, जो मुझे हर समय रोमांच करने को उकसाता था। एक दिन मुझे कक्षा में पहुंचने में देर हो गई। लेक्चर शुरू हो चुका था। प्रोफेसर की निगाहों से बचने के लिए मैं चुपके से खाली पड़ी बेंच पर बैठ गई। उस पर माधव ध्यानमग्न मुद्रा में लेक्चर सुन रहा था। मुझे शरारत सूझी। अपने होठों को रुमाल से ढककर धीमे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माधव को लगा जैसे वह राजकुमार है और स्वयंवर में रजनी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। उसकी लेक्चर सुनने की गति धीरे धीरे कम होने लगी, सांसें तेज चलने लगी। थोड़ी देर में वह सहज हो गया और मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगा। क्या उसने सचमुच ये शब्द कहे थे या मुझे ऐसा बस महसूस हुआ था? ये पहेली उसको परेशान कर रही थी। वे शब्द जो उसने सुने थे, सच में कहे गए थे या नहीं? ये सच है या झूठ? ये सवाल उसकी इज्जत का हो गया था। उसके बाद से माधव मुझे अपनी अधीरता भरी उदास नजरों से ताकता था, मानो मेरे अंदर की बात भांपना चाहता हो। वह इस इंतजार में था कि मैं उससे कोई बात करूं। वह मेरे चेहरे को ध्यान से देखता था और उसके चेहरे पर यह कैसे भाव है, मैं देखती थी, लेकिन वह अपने ख्यालों को, अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पाता। वह झेप रहा है, वह डर रहा है, उसकी अपनी ही खुशी उसे तंग कर रही है। वह चकित है। ये शब्द किसने कहे थे? शायद इसी ने। यह हो सकता है, मुझे बस ऐसा लगा हो, बस ऐसे ही वह शब्द सुनाई दिए हो। मुझे उस पर तरस आ रहा था। बेचारा लड़का, वह इस सच्चाई से अनभिज्ञ है। जल्द ही माधव पर इन शब्दों का नशा सा हो जाता है, वैसा ही नशा जैसे शराब या मार्फिन का होता है। वह इन शब्दों की खुमारी में रहने लगता या मुझे ताकता रहता था। एक दिन मैं उसे कक्षा में नजर नहीं आई। मैं तो अक्सर पीरियड बंक कर देती थी। वह मुझे ढूंढते हुए गर्ल्स कॉमन रूम तक चला आया। उसकी आंखें मुझे ही तलाश रही थी। वह धीमे धीमे कदमों से चल रहा था और इंतजार कर रहा था कि शायद मैं उससे कुछ कहूंगी। मैं ये नोट कर रही थी कि उसका दिल कैसा तड़प रहा है, लेकिन वह चुप रहने की कोशिश कर रहा है और अपने मन की बात को अपने दिल ही में रखे हुए है। फिर कुछ ही समय बाद मार्च का महीना आ गया। आज कक्षा का आखिरी दिन था। कल से यूनिवर्सिटी की छुट्टियां शुरू हो रही थी। वह मेरी कार के पास साइकिल लिए खड़ा था। मैंने कार स्टार्ट की। वह मेरे पास आया। आपने मुझसे कुछ कहा था, वह बोला। मैंने अनजान बनते हुए कहा, कब? मैं आपसे मिली ही नहीं हूँ। उसका चेहरा और उदास हो गया, आंख में आंसू छलकने लगे। अचानक न जाने उसे क्या हुआ, उसने साइकिल दौड़ा दी। मैं स्तब्ध रह गई। जब वह मेरी कार से आगे निकल गया, परीक्षा में उसकी सीट मेरी सीट से कुछ फासले पर थी, परंतु खाली पड़ी थी। मैं बार बार उसकी सीट की ओर देख रही थी। निरीक्षक मेरी बेचैनी भाप गए। उन्होंने मुझसे कहा, माधव नहीं आया, मुझे चिंता सता रही है, कुछ दिनों से बहुत तनाव में था। लगता है किसी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। हे भगवान, किसी अनर्थ की सूचना ना मिले। उनके शब्दों ने मुझे बेचैन कर दिया था। इस गिल्ट ने मुझे जीवन भर चैन नहीं लेने दिया और मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि मैंने उससे ये शब्द क्यों कहे थे, किस लिए मैंने उसके साथ ऐसा ओछा मजाक किया था। मेरा शक सही निकला। सहपाठिन का रोमांच मेरे भाई की आत्महत्या का कारण था। मेरा भाई पढ़ाकू था, हंसी मजाक से अनभिज्ञ था।
कोरे कागज जैसे उसके मन पर रजनी ने नादानी में अपना नाम लिखा था, जिसे फिर वह भी न मिटा पाई, फलस्वरूप भैया ने जान दे दी। हालांकि रजनी की गलती तो बचपना थी, परंतु उसे बहुत बड़ी सजा मिल रही थी, जिसे देखकर मेरा मन भर आता था। मैंने उसे इस व्यथा से निकालने का निर्णय लिया। अतः मैंने बात को हंसी में लेते हुए कहा, दीदी आपने डायरी में एक बात का जिक्र नहीं किया। वो उचक उचक कर रिक्शा वालों के स्टाइल में साइकिल चलाता था। उसने उतावली होकर कहा, तुम्हें कैसे पता? वह मेरे गांव में रहता है और मेरा प्रेरणा स्रोत है। वह ठीक तो है? उसने पूछा। ये तो मुझे नहीं पता, परंतु इतना मालूम है वो पढ़ाई छोड़कर किसी अच्छी नौकरी में निकल गया था। सुना है अब तो उसकी शादी भी हो गई, एक बच्चे का बाप भी बन गया है। रजनी का चेहरा खिल गया, ऐसा लगा उसके मन का बोझ उतर गया। मैंने उससे कहा, दीदी एक बात और कहूँ? मेरी नौकरी लग गई है, मैं इसी समय जा रहा हूँ। मुझे चिंता थी, कहीं मेरे रुकने से इसे सच्चाई का पता न लग जाए। मैंने उसके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। वह मेरी भाभी तो नहीं बन सकी थी, परंतु उसने मेरे भाई के लिए बहुत आंसू बहाए थे। समाप्त।